Who is the nodal agency? The nodal agency is Ministry of Tribal Affairs. ग्राम सभा is the initiating authority, और ग्राम सभा की को असिस्ट कौन करेगा? फॉरेस्ट राइट कमिटी. रेजोल्यूशन विल गो टू SDLC, SDLC से DLC. DLC का डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन दिस रिगार्ड. अगर किसी को ग्राम सभा के रेजोल्यूशन से प्रॉब्लम है, सो दैट पर्सन में प्रिफर पिटिशन टू SDLC. अगर किसी को SDLC से प्रॉब्लम है, सो द पर्सन में प्रिफर अ पिटिशन टू DLC. ओके, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है. ये अगर आपको एक थोड़ा सा चार्ट बनाना पड़ेगा इन केस इफ दे आस्क यू द डिटेल्स ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. ओके, so let's start with our second important discussion, that is details of forest right act 2006. okay, so इससे पहले जो भी important acts और policies थी वो हम लोगों ने देख ली. 1865 act है, then we have 1878 act, then 1927 act, फिर उसके बाद में 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड देन 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी. ओके, एंड नाउ विल सी द डिटेल्स ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. ओके, सी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये जो एक्ट है ये दो ग्रुप्स के लिए है. एक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक शेड्यूल्ड ट्राइब, और दूसरा है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. ओके, एक शेड्यूल्ड ट्राइब है और दूसरा है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, ऑल्सो कॉल्ड एज OTFD. ओके, सो क्या चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी अप्लीकेबल है और नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी अप्लीकेबल है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दिस एक्ट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. नहीं, ऐसा नहीं है. दिस एक्ट इज अप्लीकेबल फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑल्सो कॉल्ड एज, जिसको एक्ट में OTFD बोला गया है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. ओके, सो ये दो ग्रुप्स के लिए अप्लीकेबल है. सो जिन लोगों के पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सर्टिफिकेट है, दोस हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब बाय द गवर्नमेंट, उनके लिए तो ये एक्ट अप्लीकेबल है. बट जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है, बट स्टिल इफ दे आर एबल टू प्रूव दैट दे आर लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर्स. ओके, ध्यान से सुनो, एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ये एक्ट अप्लीकेबल है, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है, बट स्टिल इफ दे आर एबल टू प्रूव दैट दे आर रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 75 ईयर्स, पिछले 75 साल से वो लोग फॉरेस्ट में रह रहे फॉर एटलीस्ट 3 जनरेशन, अगर इस बात को वो लोग प्रूफ करते हैं, सो देन फॉरेस्ट राइट के बेनिफिट इस ग्रुप्स को भी मिलेंगे. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो दिस एक्ट इज अप्लीकेबल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स and non-scheduled tribes if they are able to prove that they are residing in the forest for 3 generation or 75 years. Okay, ये चीज इंपॉर्टेंट है. Now we'll see कि कौन से rights Forest Right Act ने इन ग्रुप्स को दिए हैं. So the first important thing is title rights. First important thing is title rights. And what is the meaning of title rights? Title right, it means now the tribals can claim the ownership of land. ओके, सो अगर कोई पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप किसी पर्टिकुलर लैंड पर ट्रेडिशनली कल्टीवेशन कर रहे हैं, सो दैट लैंड विल बी गिवन टू द ट्राइबल्स. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल राइट्स? इट मीन्स द ओनरशिप ऑफ लैंड विल बी प्रोवाइडेड टू द ट्राइबल्स इफ दे आर कल्टिवेटिंग द लैंड ट्रेडिशनली. अगर वो लोग बहुत समय से किसी पर्टिकुलर लैंड पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, सो उस लैंड की ओनरशिप उन ट्राइबल्स को दी जाएंगी. ओके, बट यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि नो न्यू लैंड्स विल बी ब्रॉट अंडर दी ओनरशिप. जिस लैंड पे तुम ओनरशिप, जिस लैंड पे तुम कल्टीवेशन पहले से कर रहे हो, ओनली दैट लैंड विल बी गिवन टू द ट्राइबल्स एंड नो न्यू लैंड विल बी ब्रॉट अंडर दी ओनरशिप. ओके, सो ये एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है. और इसका मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा? मैक्सिमम अप टू 4 हेक्टर. ओके, मैक्सिमम अप टू 4 हेक्टर. समझ में आ गया? ओके, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली किसी पर्टिकुलर जगह पर कल्टीवेशन करती है बहुत समय से, सो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कौन से अधिकार दे रहा है कि अब उसकी वो लैंड की ओनरशिप मेरी फैमिली को या मेरे नाम पर की जाएंगी. मैक्सिमम कितना? 4 हेक्टर. ओके, बट एडिशनली मैं कोई लैंड की डिमांड नहीं कर सकता. जो लैंड पर मैं ऑलरेडी कल्टीवेशन कर रहा हूं, ओनली दैट लैंड विल बी गिवन टू मी. ओके, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज यूज राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज use right. And what is the meaning of use right? Use right, it means ki now tribals can use the forest resources. Okay, now tribals can use the forest resources.
सो इट मीन्स व्हाट, कौन से रिसोर्सेस, सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ध्यान में रखना, माइनर फॉरेस्ट produce. So now they can collect the minor forest produce, they can collect the minor forest produce, they can use the minor forest produce, and they can dispose of the minor forest produce. It also, like, they can sell the minor forest produce. Or minor forest produce, it means what, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गवर्नमेंट खुद बताती है कि कौन सी चीजें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में आती है. ओके, सो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट की सारी चीजें ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में आएंगी. गवर्नमेंट इश्यूज नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट बताती है कि कौन से फॉरेस्ट की चीजें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती है. ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. जैसे कि शहद है, हनी, इट कम्स अंडर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ओके, देन वी हैव चिरोंजी, it is also minor forest produce declared by government. Then we have mahua seeds, minor forest produce. Then we have जो इमली खाते ना हम लोग, that is also minor forest produce, tamarind. So ये सब minor forest produce है. So tribals इन लोगों को कलेक्ट कर सकते, यूज कर सकते हैं और इसको सेल भी कर सकते हैं. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये हो गया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. सेकेंड इज उनको दे हैव ऑल्सो बीन गिवन दी फिशिंग राइट्स. Okay, they can use the product of water bodies. Okay, they can use the product of water bodies. They have access to grazing. So इन सब चीजों को बोलते हैं यूज राइट. ओके, सो ये सारे रिसोर्सेस जो फॉरेस्ट के हैं वो अब ट्राइबल लोग या इवन ओटीएफडी इन सबको यूज कर सकती है ना. अब उनको कोई फॉरेस्ट ऑफिशियल से डरने की जरूरत नहीं है अगर वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं तो, बिकॉज इट इज गिवन अंडर द एक्ट. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज the third important thing is habitat right for the primitive tribal groups. Habitat right for the primitive tribal groups. प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स. अब यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज हैबिटेट राइट एंड सेकंड थिंग इज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स. एक हैबिटेट राइट और दूसरा है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स. सी, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इज अ सेपरेट टॉपिक इन योर सिलेबस. ओके, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप इज अ सेपरेट टॉपिक, इसको हम लोग सेपरेटली डील करेंगे. अभी बस आप लोग इतना ध्यान में रखो कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स ये कौन है, दे आर ऑल्सो ट्राइबल्स. ओके, सो जैसे शेड्यूल ट्राइब्स है वैसे ही पीवीटीजीज है, बट पीवीटीजीज ट्राइब्स को सेपरेटली क्लासिफाई किया गया है क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स के कंपेयर में ये जो पीवीटीजीज है ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली ज़्यादा बैकवर्ड है, एजुकेशनली ज़्यादा बैकवर्ड है, इनकी पॉपुलेशन कम है और बहुत मतलब प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज़ कर सकते हैं. तो शेड्यूल ट्राइब्स के कंपेयर में ये जो ग्रुप है पीवीटीजी ये ज़्यादा बैकवर्ड है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनका सेपरेट क्लासिफिकेशन किया है और इनके लिए गवर्नमेंट ने सेपरेट स्कीम्स भी लॉन्च करे एक्सक्लूसिवली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी, है ना. सो नाउ व्हाट इज हैबिटेट राइट? हैबिटेट राइट इट मींस कि अगर इमेजिन करो कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स अगर फॉरेस्ट में अपने कोई कल्चरल सेरेमनीज या फिर रिलीजियस सेरेमनी को फॉलो करती है या प्रैक्टिस करती है, सो नाउ दे हैव अ राइट टू डू सो. वो लोग कर सकते हैं ऐसा, है ना. अब उनको कोई नहीं रोक सकता इससे. अब गवर्नमेंट खुद उनको अथॉरिटी दे रही है कि अगर वो फॉरेस्ट में किसी कल्चरल प्रैक्टिस को या रिलीजियस सेरेमनीज को प्रैक्टिस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, सो ओके कंटिन्यू कर सकते हैं वो लोग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दे हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट देयर सेक्रेड साइट्स. दे हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट देयर सेक्रेड साइट्स. What is the meaning of sacred site? Sacred site it means religious, उनके religious point of view से अगर कोई पर्टिकुलर जगह इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, सो नाउ दे हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट दैट सेक्रेड साइट्स, है ना. जैसे कि हमारे हिंदूज में बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो वो जो जगह है वो उन लोगों के लिए सेक्रेट है ना. मक्का और मदीना है जैसे, तो वो मुस्लिम्स के लिए सेक्रेट साइट्स है. वैसे ही अगर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स किसी पर्टिकुलर साइट को अगर उनके नज़र में अगर वो सेक्रेट है, सो नाउ दे हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट दैट साइट्स. तो अब गवर्नमेंट ने उनको ये अधिकार दे दिया कि प्रिमिटिव ट्राइबल्स लोग जो है वो उस साइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे हैव अ राइट टू
फॉलो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम। ओके, सो अगर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कोई ट्रेडिशनली कोई कल्टीवेशन सिस्टम को यूज कर रहे हैं, सो दे कैन डू सो, है ना, उनको कोई मनाही नहीं है। अगर वो ट्रेडिशनली कोई कल्टीवेशन प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, सो दे हैव अ राइट टू डू सो। ओके, समझ में आ रहा है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइटल राइट्स, सेकंड इंपॉर्टेंट इज यूज राइट, third important is habitat right for the primitive tribal groups, and the fourth important right is that is CFR right, very important. Fourth important thing is CFR right, community forest resource right, community forest resource, community forest resource right, okay, CFR. और what is the meaning of CFR? CFR it means nothing, it is nothing but a common forest land. Okay, CFR is nothing but a common forest land. Terminologies पे ध्यान दो. Okay, common forest land. अगर कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड को ट्राइबल लोग अगर ट्रेडिशनली यूज करते हुए आ रहे हैं, सो नाउ दे हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट दैट लैंड, दे हैव अ राइट टू रीजनरेट, कंजर्व और मैनेज दैट common forest land. Okay, this is called as community forest resource right. Okay, what is the meaning of community forest resource? It is nothing but a common forest land. एक लैंड है जिस लैंड को ट्राइबल लोग ट्रेडिशनली यूज करते हुए आ रहे हैं, सो गवर्नमेंट ने अब उनको अधिकार दे दिया, गवर्नमेंट ने अब उनको राइट दे दिया कि वो जो कॉमन फॉरेस्ट लैंड है, उस कॉमन फॉरेस्ट लैंड को वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। ओके, अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने CFR राइट्स रिकॉग्नाइज किया है। गोंड कम्युनिटी के कुछ लोग एक नेशनल पार्क के अंदर रहते थे, सो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इन गोंड कम्युनिटी का CFR राइट्स को एक्सेप्ट किया है। ओके, गवर्नमेंट सेज कि नाउ यू कैन यूज दैट कॉमन फॉरेस्ट लैंड, यू कैन मैनेज दैट कॉमन फॉरेस्ट लैंड। ओके, सो इनसाइड द नेशनल पार्क ऑल्सो, नेशनल पार्क्स के अंदर भी फॉरेस्ट राइट का ये जो अप्लीकेशन है, ये जो रूल है, दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल। ओके, सो ये चार इंपॉर्टेंट राइट्स आपको ध्यान में रखने है ना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज क्लेम राइट, second important thing is use right, third important thing is habitat right for the primitive tribal groups, habitat right for the primitive tribal groups, और fourth important thing is that is the rights of CFR, community forest resource right. ओके, यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ मैं, एक टाइटल राइट्स दिए है, एक यूज राइट है, थर्ड इंपॉर्टेंट इज habitat right for the primitive tribal group, habitat right for the primitive tribal group, और fourth important thing is that is CFR right, CFR right, community forest resource right. ध्यान में रखना, ये जो डिटेल्स है ना, ये डिटेल्स को बहुत ऐसे कैजुअली मत लेना आप लोग। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है ना, सो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। 2018-19 का क्वेश्चन पेपर चेक करना आप लोग प्रीलिम्स का, PVTGs के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ये जो मैंने बोला अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टर, ये जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ये जो प्रोविजंस है, हैबिटेट राइट, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, CFR का मीनिंग क्या होता, इज द CFR इज एप्लीकेबल इनसाइड द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डोंट थिंक कि सिर्फ मेंस में ही आपको आंसर लिखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। नाउ यू टेल मी कि who is the initiating authority to vest the forest right? Who is the initiating authority? कौन इनिशिएट करेगा इनको? Who is the initiating authority? It is the ग्राम सभा. Again very important detail from prelims perspective also. ग्राम सभा ध्यान में रखना है, not ग्राम पंचायत, not ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत अलग है, ग्राम पंचायत अलग है और ग्राम सभा अलग है. ग्राम पंचायत इट इज एन इलेक्टेड बॉडी और ग्राम सभा इट्स लाइक अ विलेज असेंबली. सो ऑल द पीपल हु हैव क्रॉस द एज ऑफ 18 ईयर्स और जिनके नाम इलेक्टोरल लिस्ट में आ गए हैं, सो उनसे ग्राम सभा बनती है और ये ग्राम पंचायत इलेक्टेड बॉडी है. इनिशिएटिंग अथॉरिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट में इट इज द ग्राम सभा एंड नॉट द ग्राम पंचायत. ओके, सो नाउ यू टेल मी कि अब ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को असिस्ट कौन करेगा? ग्राम सभा को असिस्ट करने के लिए यहां पर लिखता हूं मैं, क्योंकि एक सीक्वेंस अभी हम लोग बनाएंगे यहां पर. ओके, व्हाट आई हैव सेड कि ग्राम सभा इट इज द इनिशिएटिंग अथॉरिटी. ओके, ध्यान से देखो यहां पर, अभी ग्राम सभा
इट इज द इनिशिएटिंग अथॉरिटी। ओके, और ग्राम सभा की हेल्प कौन करेगा? फॉरेस्ट राइट कमिटी। अब यहां से सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट राइट कमिटी, सो एक कमिटी बनेगी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेस्ट राइट कमिटी, FRC। सो ये कमिटी ग्राम सभा को असिस्ट करेंगी। कौन से फंक्शन में असिस्ट करेंगी? जैसे FRC एक कमिटी है, FRC क्या करेंगी? वो लोगों के क्लेम्स को रिसीव करेंगी, लोगों के क्लेम्स को वेरीफाई करेंगी। वो लोग साइट्स पर भी एक्चुअली जाकर देखेंगे कि वो सही में जगह जो ट्राइबल लोग क्लेम कर रहे हैं वो उस पर कल्टिवेशन करते हैं यानी। सो FRC का ये सब काम है, और ये सब चीजें चेक करने के बाद में FRC विल प्रेजेंट इट्स फाइंडिंग टू दी ग्राम सभा। ओके, ग्राम सभा से फिर ऊपर जाएगा ये, मतलब SDLC, सब डिविजनल लेवल कमिटी, सब डिविजनल लेवल कमिटी ऑल्सो कॉल्ड एज SDLC। ओके, SDLC। और फिर SDLC से कहां पर जाएगा? SDLC से और ऊपर जाएगा, दैट इज DLC, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, DLC। ओके, DLC। और DLC का जो डिसीजन है, द DLC's डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन दिस रिगार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनल एंड बाइंडिंग। ओके, सो DLC का जो डिसीजन है, दैट डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन दिस रिगार्ड। ओके, सो ग्राम सभा इज द इनिशिएटिंग अथॉरिटी। ग्राम सभा को असिस्ट कौन करेगा? फॉरेस्ट राइट कमिटी। यहां से फिर रेजोल्यूशन कहां पर जाएगा? सब डिविजनल लेवल कमिटी, SDLC में, और SDLC से फिर उसके बाद में DLC में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, एंड द डिसीजन ऑफ DLC इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन दिस रिगार्ड। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक कमिटी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी, SLMC, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी। सो इस कमिटी का क्या काम है? स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी। स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी बस ये चीजों को मॉनिटर करेंगी कि फॉरेस्ट राइट के अंदर में ये जितने भी प्रोविजंस दिए हैं वो सही से हो रहे या नहीं। दिस इज द वर्क ऑफ स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल इज who is the nodal agency for the implementation of act? Who is the nodal agency for the implementation of act? The nodal agency is Ministry of Tribal Affairs. Okay, very important detail. It is the Ministry of Tribal Affairs. It is the Ministry of Tribal Affairs. So who is the nodal agency for the implementation of FRA? It is the Ministry of Tribal Affairs. Okay, so let's go back to our प्रीवियस ईयर दैट प्रीलिम्स क्वेश्चन। वहां पर क्या पूछा है? एट द नेशनल लेवल हु इज द नोडल एजेंसी फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। सो वहां पर 4 ऑप्शन दिए थे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इज अ रॉन्ग। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि वहां पर फॉरेस्ट मेंशन है, सो उसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट होगा, बट नो, दैट इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, समझ में आ गया? Who is the nodal agency? The nodal agency is Ministry of Tribal Affairs. ग्राम सभा is the initiating authority, और ग्राम सभा की को असिस्ट कौन करेगा? फॉरेस्ट राइट कमिटी। रेजोल्यूशन विल गो टू SDLC, SDLC से DLC, DLC का डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन दिस रिगार्ड। अगर किसी को ग्राम सभा के रेजोल्यूशन से प्रॉब्लम है, सो दैट पर्सन में प्रिफर पिटिशन टू SDLC। अगर किसी को SDLC से प्रॉब्लम है, सो द पर्सन में प्रिफर पिटिशन टू DLC। ओके, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको एक थोड़ा सा चार्ट बनाना पड़ेगा इन केस इफ दे आस्क यू द डिटेल्स ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। नाउ विल डिस्कस की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑन द लाइवलीहुड ट्राइबल पीपल, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन से वीकनेसेस है और कौन से चैलेंजेस है फॉरेस्ट राइट एक्ट में। ओके, सो अभी इसको मिटा देते हैं हम लोग पूरा। So now let's see some of the impact of Forest Right Act 2006 on the life of forest dwelling people. Okay, so क्या impact हुआ है Forest Right Act 2006 का इन लोगों के ऊपर? See, अभी एक PIB में आर्टिकल था जिसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन थे कि Forest Right Act 2006 का शेड्यूल्ड ट्राइब्स और OTFD के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। ओके, सो इट सेज कि फर्स्ट थिंग इज इट हैज इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ द life of tribal people. It has improved the quality of life of the tribal people. Okay, it has improved the quality of their life. Okay, second important thing is it says कि minor forest produce को sell करके वो लोग अपनी income generate कर रहे हैं. So the selling of minor forest produce, it is also one of the important source of generating income for them.
ओके, सोर्स ऑफ जनरेटिंग इनकम फॉर देम। सो अब उन लोग के पास एक अपनी इनकम को बढ़ाने का और एक सोर्स मिल गया है, दैट इज सेलिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इनकम फॉर देम, है ना, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने उनको राइट्स दे दिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं और वो लोग चाहे तो सेल भी कर सकते हैं, है ना। सो इसके वजह से क्या हो रहा है कि अब उनकी इनकम बढ़ रही है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वुमेन के ऊपर भी पॉजिटिवली इंपैक्ट हुआ है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का। कैसे? बिकॉज द टाइटल राइट्स आर ऑल्सो इशूड इन द नेम ऑफ वुमेन, है ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इट गिव्स इक्वालिटी टू टाइटल होल्डर्स वेदर इट इज मेल और फीमेल। सो मेल के नाम से भी टाइटल्स को इशू कर सकते हैं और फीमेल के नाम से भी। सो एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, ऑल्दो स्टिल इस जो प्रोविजन है इसमें अभी भी थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, कि किसी वुमेन के नाम पर टाइटल्स को इशू नहीं करने के बजाय तो एटलीस्ट अब कुछ वुमेन को तो उनके नाम पे टाइटल्स इशू हुए। सो दैट ऑल्सो लेड टू दी वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, सो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छा एग्जाम्पल है ना। सो ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। अगेन आई एम सेइंग दिस दैट इट स्टिल नीड्स इंप्रूवमेंट, है ना, यहां पर और इंप्रूवमेंट के चांसेस है। Fourth important thing is tribals now they are feel more secured. Okay, ट्राइबल दे आर फील मोर सिक्योर्ड, क्योंकि अब फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में उनको बहुत सारे राइट्स दिए गए कि वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, हैबिटेट राइट्स दिए गए। ओवरऑल इन सब सेक्शंस का क्या इंपैक्ट हो रहा है उनकी लाइफ के ऊपर? अब ट्राइबल्स दे फील मोर सिक्योर्ड, उनके पास अब लीगल राइट है ना। दे डोंट हैव टू लिव अंडर द थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उनको वहां से हटा नहीं सकते, है ना। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उनको फोर्सफुली वहां से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने लीगली उनको राइट्स दे दिया है। वहां पर वो लोग रह सकते हैं, वहां के प्रोडक्ट वो लोग यूज कर सकते हैं, वहां के रिसोर्सेस वो लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो now the tribal people they feel more secured. Okay, what is the fifth important point? Fifth important point is the feeling of being recognized. ये feeling important है डेमोक्रेसी में, है ना, feeling of being recognized. See, देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने, ऑल्दो ये थोड़ा लेट हुआ, बट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि फॉरेस्ट और ट्राइबल्स में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। फॉरेस्ट को लेकर गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स को बहुत सारे राइट्स दे दिए। ओके, सो अब उन लोगों को भी लगता है कि वी डू मैटर। ओके, हम लोग भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी इस देश का हिस्सा है, इस फॉरेस्ट के ऊपर भी हमारे अधिकार है। ओके, सो दिस फीलिंग ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, सो ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे वोट देने के बाद कैसे फील होता है हम लोगों को? वी फील दैट, है ना, कि हमारी वैल्यू है इस कंट्री में। स्पेशली जिन लोगों ने वोट दिए होंगे, सो उन लोगों को वोटिंग देने के बाद जब वो बाहर आते तो ये फील सबको होता है कि इन डेमोक्रेसी में हमारी वैल्यू है, हमारे वोट की वैल्यू है। ओके, सो यहाँ पर वैसे ही ट्राइबल्स को राइट्स देने के बाद में ट्राइबल पीपल्स नाउ दे हैव फीलिंग ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट राइट एक्ट का। ओके, ऑल्दो देयर आर सम improvement require. Okay, now we'll see ki what are the weaknesses. Weakness you can say, what are the challenges in implementation of the Forest Right Act 2006? कौन से लूप होल्स है, क्यों लूप होल्स? तो इन सब सेक्शंस में या इन सब प्रोविजंस में कहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं और कहां पर हमको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, सो यहां से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, है ना, कौन से चैलेंजेस है और कहाँ पर हमको थोड़ा और इफेक्टिवली एक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, सो सी इन 2010 में अ जॉइंट स्टडी इट वाज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ 2010 में अ जॉइंट स्टडी इट वाज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। ओके, सो इन्होंने एक जॉइंट स्टडी कंडक्ट किए थे। वो जॉइंट स्टडी कंडक्ट करने के बाद में देयर आर सो मेनी फाइंडिंग्स, सो वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। सो उन लोगों ने कुछ चीजें आइडेंटिफाई किए कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। फर्स्ट थिंग दिस इज कि
फर्स्ट थिंग दिस इज कि द इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट इज पुअर. इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ इज अ पुअर. ये तो हर एक्ट की प्रॉब्लम है इंडिया में, इम्प्लीमेंटेशन इज पुअर, है ना. आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री में किसी भी चीज के लिए एक्ट नहीं है? हमारे पास, हमारी कंट्री में सब चीजों के लिए एक्ट है. करप्शन रिड्यूस करने के एक्ट है ना. क्रिमिनल्स क्राइम्स को कम करने के लिए हमारे पास एक्ट है. पॉलिटिक्स में जो करप्शन होता है ना, लोग अपने मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ब्लैक मनी है. वुमेन सेफ्टी के लिए हमारे पास एक्ट है. पर प्रॉब्लम इंडिया में सबसे बड़ा क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, है ना. इंडिया में सारे चीज़ों के लिए एक्ट है. ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें अभी नहीं हो रही है. सबके एक्ट बहुत पहले से बने थे, है ना. हो सकता है थोड़े चेंजेस अभी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, बट पहले इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में, आप किसी भी एक्ट के बारे में पढ़ो, you read about any act and what are the challenges in the act. One of the point you will find regarding a act is कि implementation of the act itself is a poor. Implement ही नहीं होती कोई भी चीजें इंडिया में properly. Same is the case with Forest Right Act 2006 and this is said by this joint study conducted by both the ministry. So वहां पर भी उन लोगों को यही आइडेंटिफाई हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन FRA का पुअर है और उस इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इट सेज रिगार्डिंग क्लेम. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सी मोस्ट ऑफ द क्लेम्स आर रिजेक्टेड अंडर द FRA विदाउट असाइनिंग रीजन. ओके, सो द क्लेम्स आर रिजेक्टेड विदाउट असाइनिंग अ रीजन. सो पहले तो रीजन ही नहीं बताते हैं ऑफिशियल्स की उन लोगों के क्लेम्स क्यों रिजेक्ट किए जा रहे. जब तक हमको रीजन पता नहीं चलेगा, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने गवर्नमेंट के पास एक क्लेम फाइल किया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर में वो एक लैंड है पर्टिकुलर और उस लैंड के ऊपर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, सो उसका टाइटल राइट्स मुझे मिलना चाहिए. ओके, सो आई फाइल्ड अ क्लेम, बट मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और मुझे प्रॉपर रीजन भी नहीं बताया जाता है कि मेरा क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ. ओके, सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. इफ you are rejecting the claim, so you must tell the reason to the claimants कि क्यों, किस वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हुआ. ओके, ताकि इन केस अगर उनके पास उसके डॉक्यूमेंट्स है या फिर उनके पास कुछ और अल्टरनेटिव चीजें हैं जिसके वजह से वो प्रूफ कर सके, सो वो लोग उसको ला सकते हैं ऑफिस में, है ना. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, फर्स्ट इज क्लेम्स आर रिजेक्टेड विदाउट असाइनिंग प्रॉपर रीजन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट claims are rejected because of the lack of evidence. Okay, claims are rejected because of the wrong interpretation of OTFD. Okay, wrong interpretation of OTFD, other traditional forest dwellers. So ये other traditional forest dwellers actually है क्या? इसका wrong interpretation करोगे तो बहुत सारे लोगों के claims reject हो जाएंगे. So the claims are also rejected because those who are filing the claims are non-scheduled tribe. Okay, those who are filing the claims are non-scheduled tribe. But you tell me, इतने देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली जो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, सो इज दिस अ रीजन टू डिनाई देम अ क्लेम? अरे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्लियरली सेज कि यहां पर दो ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है. शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी राइट दिए जाएंगे और नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को. सो अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली अगर शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी द रीजन फॉर रिजेक्टिंग देयर क्लेम बिकॉज द राइट्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू OTFD, है ना. अगर मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर नहीं आता हूं बट स्टिल आई एम एबल टू प्रूव दैट आई एम रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर्स, सो मुझे राइट्स मिलने चाहिए FRA के अंदर. ओके, बट कुछ जगहों पर क्या होता है, ऐसी आइडेंटिफाई हुआ है कि क्लेम्स आर रिजेक्टेड बिकॉज दे डू नॉट हैव शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट. सो दिस शुड नॉट बी द रीजन. क्लेम्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू OTFDs ऑल्सो. ओके, एक ये हो गया क्लेम्स के बारे में. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग वुमन. ओके, एज आई हैव सेड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किए कि वुमन के नाम पर टाइटल राइट्स तो कुछ जगहों पर इशू किए गए, बट स्टिल बहुत सारी जगह पर डिनाई किया जाता है या बहुत सारी जगह पर अभी भी वुमन के नाम पर टाइटल्स इशू होने चाहिए अगर वो लोग एविडेंस अपने दे रहे हैं तो. ओके, सो दिस प्रोविजन ऑल्सो नीड्स एन इम्प्रूवमेंट हियर. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग FRC, फॉरेस्ट राइट कमिटी. अभी हम लोगों ने देखे थे ना FRC के बारे में, फॉरेस्ट राइट कमिटी. सो FRC
we said कि FRC is going to assist ग्राम सभा, but the problem identified by the study it says कि FRC में जो मेंबर है, these members are not aware of their duty itself. उनको पता ही नहीं है कि उनकी ड्यूटी क्या है ना. So there is a problem regarding awareness, there is a problem regarding information. Okay, so FRC में जो मेंबर है एटलीस्ट उन लोगों को पता रहना चाहिए कि उन लोगों की ड्यूटी क्या है ना, उन लोगों का रोल क्या है, कैसे वो लोग ग्राम सभा को असिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि FRC ग्राउंड लेवल की बॉडी है. FRC जितनी स्ट्रांग रहेंगी, FRC जितनी अवेयर रहेंगी और जितनी नॉलेजेबल रहेंगी, सो उतने अच्छे से वो लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम इज FRC के जो मेंबर्स है उनको नहीं पता कि उनकी ड्यूटीज क्या है. बहुत सारे लोगों को पता है बट बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता कि उनका रोल क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी इट सेज कि एट सम लेवल इट इज आइडेंटिफाइड कि FRC के जो मेंबर्स है, दोस मेंबर्स आर बीइंग करप्टेड बाय द लोकल एलिट्स. तो लोकल लेवल पे अगर कोई स्ट्रांग और इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल पर्सन है, सो वो लोग FRC को पैसे दे के करप्ट कर देते. और क्या करेंगे वो लोग FRC को करप्ट करके? दे विल आस्क द FRC टू दिस वेरीफाई द क्लेम्स रिगार्डिंग देम. सो वो लोग अपने क्लेम्स लेकर FRC के पास जाएंगे, वो ऑफिशियल्स को करप्ट करेंगे एंड दे विल आस्क टू दी ग्राम सभा, और वो अपने क्लेम्स को ऊपर तक पहुंचा दो. यही तो जनरली होता है इंडिया में, है ना. सो यहाँ पर हमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है. FRC के मेंबर्स को अवेयरनेस देनी चाहिए, FRC के मेंबर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और दिस शुड बी आवर गोल कि FRC के मेंबर एटलीस्ट वो लोग करप्ट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली लोकल लोगों को ही इसका नुकसान होगा. राइट, जिन लोगों के लिए हमने एक्ट बनाए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, सो उन लोगों को उसका फिर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. राइट, सो फर्स्ट इज वी नीड बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. क्लेम्स में थोड़े प्रॉब्लम्स है, उसको भी ठीक करने पड़ेंगे. वुमन के नाम पे टाइटल इशू करने चाहिए जहां पर अगर आइडेंटिफाई हो रहा है वहां पे, और फॉरेस्ट राइट कमिटी इसको ज्यादा अवेयर रखने की जरूरत है. ओके, सो फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग लैंड. Okay, fifth important thing is regarding land. So the land that is provided to the tribals, it is identified that land is of poor quality and not very fertile. So यहाँ पर थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा. poor quality and not very much fertile. So infertile land है. अगर लैंड की क्वालिटी अगर पुअर है, सो अल्टीमेटली उन लोगों के कल्टीवेशन पे फर्क पड़ेगा. कल्टीवेशन पे फर्क पड़ेगा तो उन लोगों का इनकम रिड्यूस होगा, क्योंकि वहां से प्रोडक्शन कम होगा. राइट, सो यहां पर कुछ हम लोगों को अरेंजमेंट करने चाहिए. राइट, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग इट टॉक्स अबाउट इविक्शन. ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग इट टॉक्स अबाउट इविक्शन. इट सेज कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक प्रोविजन दिया है कि जब तक फॉरेस्ट राइट क्लेम्स मांगने वाले लोगों के क्लेम्स वेरीफाई नहीं हो जाते, उन लोगों को डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए. ओके, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई क्लेम फाइल किया है कि मैं इस जगह पर रहता हूँ, आई एम लिविंग इन दिस फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर्स. ओके, अब मेरा क्लेम पेंडिंग है. ओके, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर ट्रूली यहाँ पर रहता हूँ, या फिर ये जो एविडेंस मैंने दिए है वो फॉल्स है. इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड करेक्टली, अभी तक नहीं हुआ और मेरा क्लेम पेंडिंग है. सो ये मेरा राइट है कि मुझे डिस्प्लेस नहीं किया जाना चाहिए जब तक मेरा क्लेम वेरीफाई नहीं हो जाता और ये प्रूफ नहीं हो जाता कि मेरा क्लेम जो है वो इलीगल है. इन केस अगर ये प्रूफ होता है कि मेरा क्लेम इलीगल है एंड आई एम इलीगली रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट और आई एम एन एनक्रोचर, सो फिर मुझे डिस्प्लेस कर देना चाहिए या मुझे किसी और जगह पर चले जाना चाहिए. बट महाराष्ट्र में एक ये जो प्रोविजन है इसका वायलेशन हुआ है. ट्राइबल राइट्स अभी ट्राइबल के क्लेम अभी तक वेरीफाई ही नहीं हुए एंड दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड टू सम अदर लोकेशन. सो दैट इज नॉट अलाउड एज पर द एक्ट इटसेल्फ, है ना. अब क्योंकि ट्राइबल लोग हैं, पुअर लोग हैं बेचारे, उन लोगों को पता नहीं है एक्ट के बारे में, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, सो इस वजह से वो लोग एक्शन नहीं ले पाते, है ना. अदरवाइज इट इज इलीगल टू डिस्प्लेस द ट्राइबल पीपल अंटिल देयर क्लेम्स आर वेरीफाइड. राइट, ये ध्यान में रखना ये प्रोविजन. So there is one more provision in the act that talks about illegal displacement of the tribal. So अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट कर रही है और फोर्सफुल ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, so it talks about this section 3 clause 1 clause M. Okay, section 3 clause 1 clause M. So this section talks about the persons who are illegally displaced because of the project.
एंड दिस सेक्शन हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, है ना. सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज M, this section talks about the persons who are illegally displaced because of the government project. so ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में कहां पर चैलेंजेस है. इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग होना. क्लेम्स में प्रॉब्लम है, अगर लोकल लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे तो उनको बताओ कि उनके क्लेम्स क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, है ना. वुमेन के नाम पे टाइटल्स इशू करो अगर एविडेंस है. फॉरेस्ट राइट कमिटी को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको अवेयरनेस देना पड़ेगा कि उनकी ड्यूटीज क्या है, क्योंकि ये लोकल लेवल बॉडी है, इंपॉर्टेंट बॉडी है. लैंड इज प्रोवाइडेड दैट इज ऑफ पुअर क्वालिटी. सो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ट्राइबल्स के लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि लैंड जो है वो उन लोगों को लाइक फर्टाइल हो, ताकि वो लोग ज़्यादा अच्छे से अपना किसी चीज़ का कल्टिवेशन कर सके. सो दैट विल हेल्प इन जनरेटिंग मोर इनकम. देन इविक्शन, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कि वो लोग इलीगल है, उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते. दिस इज गिवन इन द एक्ट एंड दिस मस्ट बी फॉलोड. सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज हम इट टॉक्स अबाउट द पर्सन हु आर इलीगली डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. सो ये सेक्शन को भी प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सबसे पहले वी हैव सीन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ FRA. देन वी डिस्कस कि FRA का क्या इंपैक्ट हुआ है ट्राइबल और OTFD के ऊपर, और ये है वीकनेसेस, चैलेंजेस, लूपहोल्स जहां पर हम लोगों को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड FRA कंप्लीटली, राइट. सो विद दिस आई हैव फिनिश दिस लेक्चर और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अगली क्लास में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, राइट. थैंक यू वेरी मच.